हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के एक क्विक रिवीजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व और भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य। ठीक है। इससे पहले तक हमने मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर ली थी। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो भारतीय संविधान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाग 3 मौलिक अधिकारों से, भाग 5 भाग 6 से पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व या फिर ये मौलिक कर्तव्य, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते। कुछ कुछ क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ही, चाहे वो प्रीलिम्स हो या व्यापम हो, उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये भाग 4 में है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख कहाँ है? भाग 4। किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51। ठीक है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो क्या है ये नीति निर्देशक तत्व? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो ये राज्य सरकार के कर्तव्य है। राज्य सरकार के क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखे। वे आदर्श है जो राज्य को जनता की भलाई के लिए और देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने की दृष्टि से प्रेरणा देते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत है। ठीक है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में कैसे? वाद योग्य नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं उन्हें लागू करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पर आप इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, अर्थात ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं 36 से 51 तक क्या क्या है। तो आर्टिकल 36 मतलब अनुच्छेद 36 में सिर्फ राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37, इसमें क्या है? यही जो मैंने भी बताया, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसको आप लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 37 में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसी में मतलब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसका मतलब ये है, देखिए मैंने आपको कहा कि राज्य के लिए जो सिद्धांत है ना, जिन्हें राज्य क्या करती है? अपनी नीतियों में कानून बनाते समय ध्यान में रखती है। तो राज्य जो योजनाएं बनाती है वो नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रेरित होकर बनाती है। जैसे हम देखते हैं, जो भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योजनाएं लाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं लाती है, वो कहाँ से लाती है? अनुच्छेद 38 में ही इसका उल्लेख है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बनाए रखना। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है आपको? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब अगर आप समान रूप से जीविका के, मतलब राज्य सरकार के का ये कर्तव्य है कि आपको समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का आपको अधिकार है और इसकी सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार। धन का केंद्रीकरण ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार के पास। मतलब राज्य सरकार ऐसा कार्य करे जिससे किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी संस्था के पास धन का केंद्रीकरण ना हो, धन समान रूप से सभी में वितरित रहे, है ना। कोई एक ही व्यक्ति सिर्फ अमीर है बाकी सब गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, और और क्या कहता है इसमें कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन का भी अधिकार है। यानी कोई भी समान कार्य कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलेगा। ये किस में है? आर्टिकल 39 में। तो आपको मोटे तौर पर ये याद रखना है कि आर्टिकल 39 में ही आपके समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 39 का इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे बीपीएल धारी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जो
उस सभी के पास निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और ये व्यवस्था कौन कराएगी? राज्य सरकार। ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? गांधी जी का राम राज्य। अनुच्छेद 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी में ही ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो देश का विकास है वो ग्रामों से ही हो सकता है ना। इसीलिए हम इसको गांधी जी का राम राज्य भी कहते हैं। मतलब गांधी जी के आदर्शों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, इसी में ही ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। जो कुछ ही टॉपिक होते हैं जो नीति निर्देशक तत्व से पूछे जाते हैं, उसमें से मैंने बताया भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड है ना। वैसे 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 गांधी जी का राम राज्य यानी ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41, आपको इसको कैसे याद रखना है? 3 को एक साथ याद रखना है। ठीक है, 41, 42, 43। 41 में क्या है? सामाजिक सहायता। 42 में प्रसूति सहायता। 43 में मजदूरी सहायता। ठीक है, सामाजिक सहायता, प्रसूति सहायता, मजदूरी सहायता। ठीक है, तो 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कि काम एवं लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को है। काम और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को है, इसीलिए जो सरकार है सबको सामाजिक सहायता देती है ना। तो देखिए इसके तहत क्या करते हैं, यूथ के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर होती है जिसमें वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के गुण सीखते हैं। लाइवलीहुड कॉलेज वगैरह हो गया, देख रहे हैं ना आप, ये सब क्या इसी से ही तो प्रेरित है ना। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब इससे भी कुछ योजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे जननी सुरक्षा योजना 2005 से लागू है। जननी सुरक्षा योजना के तहत क्या होता है कि अगर आप जो महिला है वो ग्रामीण अस्पताल में डिलीवरी करवाती है, अगर उसकी डिलीवरी होती है तो उसको 1400 रुपये प्रसूति सहायता मिलती है, और शहरी अस्पताल में है तो 1000 रुपये है ना। और अब देखेंगे कि कोई भी महिला कर्मचारी है तो जब उसकी प्रसूति का समय आता है तो उसको वैतनिक मतलब वेतन सहित जो अवकाश दिया जाता है ना। तो ये सब किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 44 में क्या है आपका? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक क्या है? समान है। ठीक है, समान सिविल संहिता होनी चाहिए उनके लिए, एक जैसे। ठीक है, तो इसके बारे में कहा है अनुच्छेद 44 में है। आपको याद रखना है कि 4 दोनों सेम दिख रहा है। 4 44 का 4 समान है, इसलिए ना आपको याद रखना है कि समान सिविल संहिता कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। ऐसा पूछा जाता है कि अनुच्छेद मतलब समान सिविल संहिता को ले कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में क्या है आपका? निःशुल्क शिक्षा। ठीक, किसके लिए निःशुल्क शिक्षा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक हैं उनको पूर्व बाल्यावस्था की देखरेख, मतलब उनके जो 0 से 6 वर्ष की उम्र की जो देखरेख होती है ना, वो जो बाल्यावस्था होता है जिसमें 0 से 6 वर्ष की उम्र की जो देखरेख है उसके लिए प्रावधान करना, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये किससे जोड़ा गया था? ठीक है, तो आपका ये हो गया निःशुल्क शिक्षा। फिर अनुच्छेद 46 शैक्षणिक सहायता। क्या है? अनुच्छेद 46 शैक्षणिक सहायता मतलब इसमें जो कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के विकास हेतु प्रयत्न करना है। ठीक है, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है आपका? पोषक आहार, मतलब जो ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाना। इसी में ही आपका मादक द्रव्यों का प्रतिषेध भी शामिल है। मदिरा का जो बहिष्कार है वो भी किस में शामिल है आपका? इसी में, अनुच्छेद 47 में। फिर अनुच्छेद 48 क्या कहता है आपको? अनुच्छेद 48 कहता है कि जो गौवंशी पशु है, कृषि एवं पशुपालन के बारे में है ना। तो जो गौवंशी पशु समूह के वध पर प्रतिबंध। ठीक है, गौ हत्या निषेध कहाँ है आपका? अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में है। और एक अनुच्छेद 48 का भी आप याद रखिए। 48 का क्या है? इसमें आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है और वन्य जीवों का
रक्षा करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 का आप एक ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर अनुच्छेद 49। ठीक है, अनुच्छेद 49 कहता है आपको ऐतिहासिक जो धरोहर है उनका संरक्षण करना है। ठीक है, अनुच्छेद 49 कहता है आपको ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना है। ठीक है, और आपका अनुच्छेद 50 कहता है शक्तियों का पृथक्करण। मतलब आपने देखा होगा कि कार्यपालिका के पास कुछ अलग शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका के पास कुछ अलग शक्तियाँ हैं, तो उसके बारे में कहाँ बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में, जहाँ शक्तियों का पृथक्करण के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। मतलब एक देखा जाए तो विदेश नीति से संबंधित है। मतलब राज्य ऐसा कोई भी नीति नहीं बनाएगी, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, शांति व्यवस्था है, वो समाप्त हो। ठीक है, या उसमें कोई दखल हो। ठीक है, तो आपको ये सारे नीति निर्देशक तत्व याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 में गांधी जी का राम राज्य यानी ग्राम पंचायतों का गठन, फिर 41 में सामाजिक सहायता, 42 में प्रसूति सहायता, 43 में मजदूरी सहायता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, 45 में निःशुल्क शिक्षा किसके लिए? 0 से 6 वर्ष के जो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, और 46 में क्या है? शैक्षणिक सहायता पिछड़े वर्गों के लिए, है ना, जो कमज़ोर है, पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए। ठीक है, फिर 47 में क्या है आपका? इसी में मदिरा के बारे में मैंने बताया था, मद्य निषेध के बारे में, है ना, पोषक आहार से रिलेटेड है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन, इसी में मैंने गौ हत्या निषेध के बारे में बताया, अनुच्छेद 48 में ही गौ हत्या निषेध के बारे में बताया। और 48 क में मैंने क्या बताया आपको? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, फिर 49 में क्या है? ऐतिहासिक धरोहरों का आपको क्या करना है? संरक्षण। मतलब राज्य सरकार करेगी जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, है ना, ये जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो इतिहास के दृश्य परिदृश्य से क्या महत्वपूर्ण है, उनका संरक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, जैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग, न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग, ऐसे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से भी रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, मैं जितना बता रही हूँ सिर्फ वही याद रखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है? आपके भाग 4 क में है। कहाँ है? भाग 4 क में है, और इसके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, भाग 4 में है, भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। क्या है ये? नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक, नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य था। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? नागरिकों का कर्तव्य है। कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया हुआ था। ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कब सम्मिलित हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य, कितने? कुल 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। किसने जोड़ा? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी के जब आपातकाल लगा था तो उसने देखा कि कुछ कर्तव्य नागरिकों के भी होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, जो जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, तो उस पर उस समय, ठीक है, जो स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए। ठीक है, कुछ समझ में आया? कौन से भाग में है? भाग 4 का में है। ठीक है,
अनुच्छेद 51 क में है, कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। कौन से संविधान संशोधन में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने जोड़े गए? 10। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब मैंने कहा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल 10 जोड़े गए, पर अभी तो कितने हैं? 11 है। अभी कितने हैं टोटल? 11। आपसे अगर पूछा था कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, 11वां कब जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 10 कब जुड़े? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे, 4 टाइप से, ताकि आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाए। ठीक है, तो पहला तो पढ़ेंगे देश के प्रति। कैसे? देश के प्रति। दूसरा पढ़ेंगे समाज के प्रति, और तीसरा पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रति। ठीक है, देश के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति और स्वयं के प्रति। ठीक है, तो हमें देखना है कितने? 11। तो देश के प्रति हमें कुल 4 कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे 2 कर्तव्य हैं, पर्यावरण के प्रति 3 कर्तव्य हैं, स्वयं के प्रति 2 कर्तव्य हैं। अगर सभी को आप काउंट करेंगे तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे है। तो देश के प्रति क्या क्या है? देश के प्रति है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना। ठीक है, दूसरा क्या है? आदर्श वाक्यों को संजोए रखना। कैसे आदर्श वाक्य? ठीक है, कैसे आदर्श वाक्य? तो जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाक्य हैं, उसको अपने हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें। ठीक है, तीसरा क्या है? जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखे। ठीक है, भारत की जो भी प्रभुता है, एकता, अखंडता की रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ठीक है, चौथा है देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना और देश की सेवा में सदैव तत्पर रहना। ठीक है, तो 4 देश के प्रति हो गया। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना, आदर्श वाक्यों को संजोए रखना, देश की एकता, अखंडता, प्रभुता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना और देश की सेवा में सदैव तत्पर रहना। मतलब अगर देश जब आह्वान करे कि आपकी ज़रूरत है, आपसे मदद की आवश्यकता है, तो फिर आप क्या? हमेशा तत्पर रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज के प्रति। तो समाज के प्रति क्या है? समाज के प्रति क्या है? समाज में भाईचारे की भावना का विकास करना। समाज में भाईचारे की भावना का विकास करना, समाज में जो मिली जुली संस्कृति है उसकी रक्षा करना। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा भारतीय समाज है वो विभिन्न धर्मों की, विभिन्न संस्कृति का एक सम्मिश्रण है ना। तो हमें क्या करना है? सबकी संस्कृति की रक्षा करना है, सबके बीच में भाईचारे का विकास करना है। ठीक है, समाज के प्रति 2 हो गए। पर्यावरण के प्रति 3 क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, जो भी प्राणी मात्र है उस पर दया भाव रखना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना। ठीक है, जैसे नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कर्तव्य था ऐतिहासिक धरोहरों की का संरक्षण करना, वैसा हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करें। ठीक है, स्वयं के प्रति क्या है? स्वयं के प्रति क्या है? स्वयं के प्रति है व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। ठीक है, स्वयं का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने के बारे में सोचना, नई नई उपलब्धियों को, नई नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना। ठीक है, दूसरा क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये किससे जोड़ा गया आपको? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, यही 11वां नंबर का है आपका मौलिक कर्तव्य, जिसे आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है,
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। आई होप आपको सारे मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व याद हो गए होंगे, है ना। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है उस कौन से भाग में है, तो भाग 4 क में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 क में है, कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, किसकी सिफारिश पर आया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया गया है, कुल संख्या कितनी है, 11 है, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, कुल 10, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया, तो आपको लगाना है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो भी देश के प्रति है, समाज के प्रति है, पर्यावरण के प्रति है, स्वयं के प्रति है, वो खुद से बोल बोल कर याद कर लेना, कोई कठिन है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीति निर्देशक तत्व से। तो मैंने अभी आपको बताया। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कहाँ से ग्रहण किए गए, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो अभी मैंने बताया भाग 4 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, क्या अंतर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं है, तो गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो बंधनकारी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है, तो जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, ये सही है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को तक शेयर करिए। और इसका PDF का लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।